स्टूडेंट्स, अपने आयनिक एक्वेरियम के लेक्चर नंबर 9 और 10 कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट और उसके अलावा पॉलीप्रोटिक एसिड्स और एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के केस में पीएच वगैरह डिटरमाइन करने का करवाया था और उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे। ठीक है, तो अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में उन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक और इन्फॉर्मेशन जो देनी है कि इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ जो है बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। 1-2 क्लास बफर सॉल्यूशन पे लेंगे और 2-3 क्लास जो है हम लोग सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है केवल ये न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स लेक्चर 9 में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था 20 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 20 ml 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, काफी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर मैंने आप लोगों को बार बार बोला है जब दो चीजों को मिलाया जाएगा तो उनकी अगर रिएक्शन पॉसिबल है, जो कि इस केस में है, ठीक है, तो उनकी रिएक्शन कराओगे क्योंकि आप एक एसिड को बेस के साथ मिला रहे हो। ठीक है, तो एसिड को बेस के साथ मिला रहे हो तो CH3COH मिलाया जाएगा। आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है, लेकिन जिन दो चीजों को मिलाया गया वो रिएक्ट कर रही है, तो पहले आप ये डिसाइड करोगे कि रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में अल्टीमेटली बच क्या रहा है। ठीक है, तो CH3COH एक्वस प्लस NaOH एक्वस। ठीक है, और इसके बदले में बनेगा क्या, सामने बनेगा CH3COONa एक्वस। ठीक है, प्लस वाटर। एक चीज मैं एक जगह बोल रहा था, दोबारा बोलूंगा, अगर एसिड और बेस मिलाया गया है और वो कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा हो तो फाइनली तुम्हारे पास सोल्ट बचेगा और आगे आपको जो भी चीजें निकालनी है वो सोल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा बच रहा है या सब प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनके मिलीमोल्स लिखने होंगे। ठीक है, इसके मिलीमोल्स कितने हुए 20/2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत दिए करवाए हैं लेक्चर में, लेकिन वही है, उसी के करस्पॉन्डिंग प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। 20/2 4 मिलीमोल, इसका 20/2 4 मिलीमोल, तो दोनों के आप लोग जो है 4 और 4 मिलीमोल यूज कर रहे हैं और ये ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग में 0 होगा। अब ये क्योंकि बराबर बराबर है तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 और 4 आपस में रिएक्ट करके 0 हो जाएंगे और इसको कह सकते हो 0 से जो है 4 मिलीमोल हो जाएगा CH3COONa। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अब तुम्हारे पास फाइनली अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बदल गया कि तुम्हारे पास CH3CONa का एक्वस सॉल्यूशन है और उसकी पीएच निकालो। अब ना तो NaOH उसमें है ना CH3COH उसमें है, अब उनका कोई रोल नहीं है। अब तुमसे बस इतना पूछा गया है कि CH3COHNa जो है, ठीक है, CH3COONa, ठीक है, ये जो सॉल्ट है इस सॉल्ट की पीएच निकालो। ठीक है, किसका सॉल्ट है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। ठीक है, पहली बात ये सॉल्ट है, ठीक है, इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो वही है, इसके 4 मिलीमोल है। अच्छा, मिलाया गया है तो वॉल्यूम तो डबल हुई है, 20 + 20 क्योंकि ऐड हुई है वॉल्यूम, तो 40 ml वॉल्यूम हो गई। तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वो 4/40 होगा। ठीक है, 4 मिलीमोल बाई वॉल्यूम इन ml। ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम इन ml कंसंट्रेशन देता है। ये वैल्यू आपके पास 0.1 मोलर हो जाएगी। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट की जो पीएच होती है उस पीएच का फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log ऑफ C। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं। 1/2 pKw कितना आपके पास 14 है, pKa कितना है, pK आपके पास आप देख ही रहे हो 5 है। ठीक है, और log C 0.1 का log C होता है -1। ठीक है, तो 0.1 का जब log है तो वो हो जाएगा -1। इसके नतीजा होगा कि ये pH 9 आएगी। ठीक है, वैसे भी ये वीक बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ऐसे कंडीशन में बेसिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और इसकी पीएच 9 हो जाएगी, तो फर्स्ट का आंसर आपका होगा C। एक ये क्वेश्चन था जिसमें आपसे, सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द OH माइनस कंसंट्रेशन इन 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOCN। ठीक है, Kb ऑफ OCN -10 to the power -10। ठीक है, तो NaOCN में आप लोगों को पता है कि इसमें 2 पार्ट हैं, एक Na प्लस पार्ट है, एक OCN माइनस पार्ट है। ठीक है, Na प्लस कुछ नहीं करता, OCN माइनस जो है वो सॉल्यूशन में, क्योंकि OCN माइनस एक वीक एसिड का एनायन है और अगर इसका करस्पॉन्डिंग एसिड की बात करें तो यहाँ पे HOCN वो एसिड है। ठीक है, HOCN वो एसिड है जिसका ये एनायन है। ठीक है, और ये वीक एसिड का एनायन होने के नाते सॉल्यूशन में जाके हाइड्रोलिसिस करेगा, सॉल्यूशन में OH माइनस जनरेट करेगा और इसलिए ये एज ए बेस काम करेगा। ठीक है, ये दूसरी बात मैं लेक्चर के दौरान बोल रहा हूं
ये जो आपको केवी ऑफ ओसीएन माइनस दिया है, ये एक्चुअली केएच ऑफ ओसीएन माइनस ही है, ठीक है। इसको चाहे आप लोग केवी ऑफ ओसीएन माइनस बोलो, या इसको आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ ओसीएन माइनस बोलो। ये लेक्चर 8 में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम वगैरह जहां डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ओसीएन माइनस जो होता है वो वाटर में जाकर क्या करता है, वाटर में जाके H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करता है, और हाइड्रोलिसिस करता है तो बदले में आपको HOCN देता है, ठीक है, और साथ में OH माइनस देता है। और क्यों इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने KH का नाम दिया था और KB का नाम दिया था, ठीक है। या तो इसको KH ऑफ OCN माइनस बोलो, या आप इसको KB बोलो, ठीक है। ये चीज मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, बस आपको एक बार बताने के लिए जरूरी था कि ये KB क्या चीज है। ये इस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जहां पे इसको आप लोग नाम KB देते हो, ठीक है, या इसको KH बोलोगे। तो अच्छा, हो सकता था कि ये KH या KB ना दे, कि इसका KA दिया होता है, HOCN का KA दे देते, ठीक है। तो फिर हम लोग ये वाला रिलेशन लगाते हुए, कौन सा, कि KH बराबर जो होता है वो KW बाई KA होता है, ये रिलेशन लगाते हुए एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता है, अपने को खुद से KH या KB निकालना पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन में तो वो भी दिया हुआ है, ठीक है। डिस्कस करने का मेरा मतलब यही है ना कि मैं सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करूं, क्वेश्चन तो मैं कर ही दूंगा। तो यहाँ क्वेश्चन करने की जहां तक बात है, तो आपको डायरेक्टली KB दिया हुआ है, डायरेक्टली कंसेंट्रेशन सॉरी इसकी OCN माइनस की कंसेंट्रेशन दी हुई है, उसका KB दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन कितनी है 0.01, ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। KB कैसा है, बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप OH माइनस की वैल्यू को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ KB इंटू सी। ये सारे पॉइंट लेक्चर में डिस्कस हैं, बस एक्स्ट्रा जो डिस्कस करना था मेरे को बताने लायक लगा कि ये जो KB है वो एक्चुअल में KH है, ठीक है। चाहे इसको KH ऑफ OCN माइनस मतलब साइन एट आयन बोला जाता है, इसको साइन एट आयन का KH बोलो, चाहे साइन एट आयन का KB बोलो। एक हो सकता था कि इसका ये KH या KB डायरेक्ट ना देके इसका KA दे दिया जाता, तो उस कंडीशन में आप इसका KH निकालते KW बाई KA करके। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना था, तो उसमें तो आपको इन सब बातों की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा दिखना चाहिए था कि OH माइनस बराबर रूट ऑफ KB इंटू सी होता है। KB कितना है 10 टू द पावर माइनस 10 है, C कितना है 0.01 है, ये अनरूट में 10 टू द पावर माइनस 12 हो गया, जो अनरूट स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। 9 में ही थर्ड क्वेश्चन था अपने पास कि pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaA, समझ रहे हो, सॉल्ट है कोई जिसका pH आपको 11 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आपको ये समझ में आएगा कि ये जो A है वो किसी वीक एसिड का एनायन है, ठीक है। क्लियरली समझ में आना चाहिए कि उसकी pH 11 है, जो बेसिक रेंज की है। और बेसिक क्यों हुआ होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस से। एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्यों हुई होगी, क्योंकि वो वीक एसिड का एनायन रहा होगा। तो एक बात तो सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि आपको NaA का सॉल्यूशन अगर बेसिक मिल रहा है 11 मिल रहा है, तो इसका मतलब A जो है वो एक वीक बेस का एनायन, वीक एसिड का एनायन है, तभी उसकी एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुई है। कल को NaCl टाइप रहा होता तो pH 11 नहीं हो सकती थी, फिर pH 7 होती, ठीक है। तो एक तो यहाँ से क्लियर है ही है, कुछ चीजों को अपने आप पकड़ो ना, देखते ही कि क्या क्या समझ में आ जाता है क्वेश्चन से, ठीक है। फाइंड द K ऑफ HA का K फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि उसकी pH अगर 11 है, पहली बात तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, जब आपको सॉल्यूशन में एसिडिक है या बेसिक है ये बात समझ में आ जाती है। तो एसिडिक है तो आप क्वेश्चन को H+ की फॉर्म में सोल्व करो, के लिए सोल्व करो या उसमें बदल के सोल्व करो, और बेसिक है तो आप OH माइनस में बदल के सोल्व करो। तो अगर pH 11 है तो विदाउट डाउट POH जो है वो 3 होगी, ठीक है। और POH 3 होगी तो इसका मतलब इसका एंटीलॉग लेते हुए, माइनस एंटीलॉग लेते हुए जो वैल्यू बनेगी OH माइनस की कंसेंट्रेशन वो 10 टू द पावर माइनस 3 होगी, ठीक है। अच्छा, ये 10 टू द पावर माइनस 3 किसके चलते आया होगा, ऑब्वियस बात है इसकी हाइड्रोलिसिस के चलते ना आया होगा। किसकी हाइड्रोलिसिस के चलते, Na के, ठीक है। Na प्लस तो फालतू है ना, मेन काम तो A माइनस कर रहा है, A माइनस प्लस वाटर, ठीक है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, और हाइड्रोलाइज होके बदले में क्या दे रहा है, HA दे रहा है प्लस OH माइनस दे रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वैल्यूज कितनी होती है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। मैं इसका प्रॉपर तरीका फॉलो कर रहा हूँ, वरना तो मैं pH वाले फॉर्मूले से भी कर देता, ठीक है। लेकिन मैं पहले सही तरीका बता रहा हूँ कि OH माइनस कितना है इसका, OH माइनस इसका C अल्फा है, ठीक है, C अल्फा। और क्वेश्चन में ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 3 दी हुई है। C की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 0.1 दी हुई है, इसका मतलब अल्फा 10 टू द पावर माइनस 2 है, जिसका मतलब अल्फा बहुत छोटा है, ठीक है। और अल्फा अगर इसका बहुत छोटा है तो आप सीधे सीधे इस वैल्यू को C लिख सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग KH का नाम देते हैं,
तो के एच जो होता है, पहली बात तो एसिड के एनायन के केस में के एच जो होता है वो के डब्ल्यू बाई के होता है, और हमें ये के ए ही निकालना है, तो के एच बराबर के डब्ल्यू बाई के है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन में कितना कैसे निकलेगा, ठीक है, आप क्या करते हो सी अल्फा, ठीक है, अपॉन इंटू सी अल्फा डिवाइड में ये सी इंटू 1 माइनस अल्फा आना चाहिए था, लेकिन अल्फा की वैल्यू निकल जाने के बाद आप वो बात तो साफ साफ समझ ही गए कि 1 के रिलेटिवली अल्फा इग्नोर हो रहा है, तो आप यहाँ सी लिखते हुए इस वैल्यू को सी अल्फा स्क्वायर नाम दोगे। ठीक है, और ये सी अल्फा स्क्वायर कितना बन रहा है, सी भी पता है अल्फा भी पता है, सी 0.1 अल्फा 10 टू द पावर -2 यानी इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास हो रही है 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास के डब्ल्यू बाई के ए, ठीक है, और के डब्ल्यू की वैल्यू भी तो आपको पता है, के डब्ल्यू कितना 10 टू द पावर -14 बाई के ए कितना है आपके पास 10 टू द पावर -5 है, इसका मतलब के ए कितना आएगा, के आएगा आपके पास 10 टू द पावर -9। ठीक है, तो के 10 टू द पावर -9 आएगा, इसका मतलब इसका जो डी आंसर होगा के ऑफ एच वो डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता था इसको करने का, ये तो इसका सही वाला मेथड है जिसमें हमें सारी चीजें दिख रही होती है। ठीक है, दूसरा तरीका आप लोगों को पीएच निकालने का फॉर्मूला को दिया गया है। ठीक है, पीएच ऑफ वीक एसिड पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच क्या होती है 1/2। ठीक है, पी के डब्ल्यू प्लस पी के प्लस log c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया और क्या छुपाया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को यही दिया है। ठीक है, पीएच दिया है कितना 11 1/2, पी के डब्ल्यू 14 होता है सबको पता है, पी के को पी के लिख लो। ठीक है, log c तो वही है log ऑफ 0.1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो ऐसा करने से जो आप लोगों की पी के आएगी यहाँ पे 22 में से आप निकालोगे माइनस करोगे 13। ठीक है, तो 22 में से 13 माइनस करोगे 9 बचेगा, के ए जो बचेगा वो 10 टू द पावर -9 बचेगा। ऑब्वियस सी बात है ज्यादातर बच्चों को ये अच्छा लगा होगा क्योंकि छोटे से में हो गया। ठीक है, लेकिन मैं लेक्चर में बता चुका हूँ कि कई क्वेश्चन में तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और वो चीज वहां से ज्यादा इजीली निकलेगी। ठीक है, तो वो टाइम की बात है कि कहीं ये अच्छा लग रहा है, और वो तो ऑलवेज अच्छा है अगर आपको सही से करना आता है तो। हाँ भाई, उस लेक्चर नंबर 9 का 4th क्वेश्चन था आपके पास, पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HAA इज 3। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन की पीएच आपको 3 दी हुई है, क्या देख के समझ में आ रहा है ये वीक एसिड है, ऑब्वियस सी बात है वीक एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इसकी पीएच 1 आती, क्यों आती, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता तो अपने बराबर H+ देता, और अपने बराबर H+ देता इसका मतलब H+ 0.1 होता है, जिसका मतलब pH 1 होती, pH 3 हो रही है, इसका मतलब H+ रिलेटिवली काफी कम आ रहा है, इसका मतलब ये वीक एसिड है। ठीक है, दूसरी बात फाइंड पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaA। ठीक है, और आपको एसिड की नहीं, आपको उसके सॉल्ट के करस्पॉन्डिंग पीएच निकालनी है। ठीक है, अच्छा इस सॉल्ट की पीएच निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूला बेस पे चलूं तो इसकी पीएच निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पीएच बराबर 1/2 सॉल्ट की पीएच के लिए। ठीक है, पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए, ठीक है, प्लस log c। तो आपको कंसंट्रेशन दी है, पी के डब्ल्यू आपको पता है, पीएच आपसे पूछा है, तो आपके लिए अननोन तो पी के ए है ना। ठीक है, तो ये पी के ए जो है वो इस क्वेश्चन में इस में यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन में आपको pH 3 दे दी। ठीक है, तो जल्दी से बता दे रहा हूँ, पहले आइडियल मेथड से बता दे रहा हूँ कि HA आयनाइज होगा ही होगा H+ और A- में। इक्विलिब्रियम वैल्यू को हम C × 1 - अल्फा C अल्फा लिखते ही हैं। H+ जो होगा वो C अल्फा के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। ठीक है, C आपको दिया हुआ है 0.1, अल्फा आपको नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा pH कितनी दी है, pH 3 दी है, इसका मतलब H+ की वैल्यू 10 टू द पावर -3 है, तो pH अगर 3 दिया है, H+ बराबर 0.1 × अल्फा यानी 10 टू द पावर -3, अल्फा बराबर आ गया 10 टू द पावर -2। अल्फा 0.1 के रिलेटिवली बहुत छोटा है, और जब अल्फा 0.1 के रिलेटिवली बहुत छोटा हो जाएगा तो आप लोग के ए बराबर C अल्फा स्क्वायर लिखोगे। अगर नहीं नेग्लेक्ट हो रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है आप C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 - अल्फा लिखते, लेकिन नेग्लेक्ट हो रहा है तो आप के बराबर C अल्फा स्क्वायर लिखोगे। C आपको दिया है, कितना दिया है, C आपको दिया है 0.1। ठीक है, और अल्फा की बात करें तो ये 10 टू द पावर -2 और उसका स्क्वायर यानी 10 टू द पावर -5। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो किस लिए दिया हुआ है, ये जो फर्स्ट पार्ट है पीएच देना, ये के निकालने के लिए दिया हुआ है, के हमने निकाल लिया। अब आप लोग बोलोगे सर आपके हर क्वेश्चन में तो डाटा एक जैसा रहता है, मेरे को डाटा से मतलब नहीं है, मेरे को क्वेश्चन करवाने की अप्रोच से मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर वो पीएच 3 की बजाय 4 दे देगा तो डाटा बदल देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ठीक है,
आप आइडियल अप्रोच लेके चलें, h प्लस आपको दिया है 10⁻³ दिया है, h प्लस जो है वो c अल्फा के बराबर होना चाहिए, उससे अल्फा निकलेगा। अल्फा दिख गया कि नेग्लेक्ट होने लायक है तो आप k बराबर c अल्फा स्क्वायर लिखोगे, जहां से k 10⁻⁵ आएगा। ठीक है, और इस बेसिस पे आप जब मैं इस फॉर्मूले पे आऊंगा, क्योंकि आपको तो सॉल्ट की पीएच पूछी है, इसका फॉर्मूला जो होगा पीएच जो होगा 1/2 pKw कितना 14, pK कितना 5। ठीक है, तो 14 + 5 और log c की अगर बात करें तो वही -1। ठीक है, तो ये pH आ गई 9, ये pH 9 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया इस लेक्चर का। हाँ बच्चों, लेक्चर नंबर 9 के बिल्कुल लास्ट में जाके मैंने एक क्वेश्चन दिया था 2008 जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में था कि 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर बेस सॉल्यूशन ऑफ बेस BOH, जिसका केवी 1 × 10⁻⁻12 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये बेस दिया था आपको केवी, जिसका बहुत छोटा है, ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि वो एक वीक बेस है। ठीक है, इस टाइट्रेटेड विद 2/15 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये 2/15 मोलर HCl सॉल्यूशन के साथ इसको टाइट्रेट किया गया है। और क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी। तो सेम स्टोरी, आप टाइट्रेट कर रहे हो तो रिएक्शन हो रही होगी तभी ना टाइट्रेशन कर रहे हो, और वैसे भी बेस है और एसिड है तो रिएक्शन करा देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग BOH का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं, हम HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं इनडायरेक्टली। टाइट्रेशन का मतलब यही समझ लो कि मिला ही रहे हैं। ठीक है, तो वहां से एक सोल्ट बनेगा। ठीक है, जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट होगा। वाटर बनेगा, वाटर तो वैसे भी कुछ काम नहीं आना है पीएच के लिए अभी फिलहाल। ठीक है, तो BOH प्लस HCl देगा अपने को BCl प्लस H2O। जब रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली बात हमें उनके मिलीमोल्स का ध्यान रखना होगा। ठीक है, मिलीमोल्स कितने हुए 2.5 × 2/5 मोलर। ठीक है, तो 2.5 × 2/5 अगर आप करोगे तो ये कैंसिल होकर आपके पास 1 मिलीमोल आ रहा है। ठीक है, अब मजेदार बात क्या है कि आपको यहाँ HCl की वॉल्यूम नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अगर HCl की वॉल्यूम नहीं दी हुई है तो क्या किया जाए। ठीक है, तो भैया मैंने आपको एक क्लास में बताया था एक लेक्चर में कि यहाँ आपको एक वर्ड दिया हुआ है एंड पॉइंट। ठीक है, तो एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा न्यूट्रलाइज करेंगे तब ना एंड पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ना दे करके भी इनडायरेक्टली दे दी गई है। ठीक है, कि किस सेंस में दे दी गई है कि इसकी कंसेंट्रेशन दी है और आपको बोला है कि इसका मिलीमोल 1 होना चाहिए, क्योंकि इसका 1 है बेस का, तो HCl का भी 1 होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि इसकी वॉल्यूम कितनी यूज हुई है, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पे HCl की वॉल्यूम कितनी यूज हुई है। ठीक है, तो इसका मिलीमोल 1 रखने के लिए इसकी क्या मोल कैसे निकलता, मोल निकलता मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करके। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल निकलेगा, वॉल्यूम ml में है तो मिलीमोल निकलेगा, और ये मिलीमोल ही है। तो मिलीमोल अगर ले रहा हूं तो यहाँ मोलरिटी आएगी 2/15 इंटू वॉल्यूम आएगी, और ये वॉल्यूम ml में आएगी, कितनी आ गई यहाँ से, अगर आप उसको इधर लेके जाओगे तो ये 7.5 ml आ गया। ठीक है, ये अलग बात है, इसकी वॉल्यूम मैंने निकाल के दिखा दिया, हालांकि इसका भी 1 मिलीमोल इसका भी 1 मिलीमोल, स्टार्टिंग में 0 है। अब ये दोनों बराबर बराबर हैं और एंड पॉइंट का तो मतलब यही है कि बराबर बराबर होंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जिन दो चीजों को मिलाया था वो गायब हो गए। ठीक है, अब अपने पास क्या है, अब अपने पास क्वेश्चन में है कि एक सोल्ट आ गया। ठीक है, एक सिंपली एक सोल्ट आ गया सॉल्यूशन में BCl का। ठीक है, और उस BCl के सोल्ट में आपको जो है पीएच पूछी, ये H प्लस की कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, तो पहली बात पहली बात आप जब यहाँ पे BCl लिए हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लोराइड आयन होगा, दूसरा B+ आयन होगा। आपको पता है क्लोराइड कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बार बार बोला स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन और स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन फालतू होते हैं, तो क्लोराइड का कुछ नहीं होगा। वाटर में ये जो B+ भाई साहब है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और इसकी हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन में क्या जनरेट होगा, कैटायन है ना, B+ है तो कैटायन से कैटायन नहीं जनरेट होगा, BOH बनेगा और साथ में H+ बनेगा। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में, क्योंकि क्वेश्चन में कंसंट्रेशन वगैरह निकाल रहे हैं तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी तो पता हो। तो वही बात है, इसका 1 मिलीमोल है। ठीक है, और अगर इसका 1 मिलीमोल है और इसकी जो क्या बात कर रहे थे, हाँ, वॉल्यूम 2.5 ml ये था और 7.5 ml ये था। इस बार दोनों की वॉल्यूम बराबर बराबर नहीं है, जो मैंने अब तक इतने क्वेश्चन में लेता है। तो 2.5 + 7.5 10 ml उसकी वॉल्यूम है। ठीक है, तो 1/10। देखो मैं एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन करता तो मैं भी बड़ा जल्दी जल्दी कर देता। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे इतना लंबा काहे लेके जाते हैं, बच्चों को समझाने के लिए लंबा लेके जाता हूँ, वरना तो मैं इतनी देर में तो ये सारे
कितने हो चुके होते हैं, बस बच्चों को समझाने के चक्कर में स्लो चलता है। तो BCl की जो कंसंट्रेशन हुई वो 1/10 यानी कितना मोलर हो गई, 0.1 मोलर हो गई। ठीक है, तो आपसे वही है एंड पॉइंट पे जो पूछा है वो क्या पूछा है, H+ की कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, तो एक बात सोचो आप लोग, H+ की कंसंट्रेशन, हाँ भाई, तो BCl की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, और आपको पता ही है कि इक्विलिब्रियम पे H+ जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली भी लिखवाया था कि इक्विलिब्रियम पे जो H+ होगा वो KH इंटू C होगा। अगर सॉल्ट ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उससे H+ बनेगा, और H+ की जो वैल्यू होगी वो फॉर्मूला मैंने निकलवाया हुआ है, √KH इंटू C होगा। हर बार यही आया था, या तो √K इंटू C आया था, या OH माइनस √KB इंटू C आया था। हाइड्रोलिसिस के केस में √KH इंटू C आया था। तो √KH इंटू C, KH कितना हो जाएगा, KH आपको पता ही है 10⁻12 सॉरी, KH जो होगा वो KW/KB होगा 10⁻14/10⁻12। ठीक है, तो KH हो जाएगा KW/KB। C कितना है आपको दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा देखा जाए तो आपके पास अंडर में क्या आ रहा है, अंडर में आपके पास बच रहा है 10⁻3। ठीक है, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं 10⁻⁻, ये इसको ऐसे लिख देता हूं, चलो 10 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का जब अंडर रूट वगैरह निकालना होता है अपने को, तो हम 10 की पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, और ये 10⁻⁻4 का तो अंडर रूट आप जानते ही हो कितना हो जाएगा, 10⁻2। ठीक है, और 10 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 का अंडर रूट आपके पास 3.32 के अराउंड कुछ आता है। ठीक है, तो 3.32 इंटू 10⁻ जो है -2। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ रही है, और अगर ये वैल्यू आ रही है तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मैंने 3.32 लिख दिया, इसको 3.2 कर लो। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आएगी √10, ये 3.2 इंटू 10⁻², यानी ये C आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। कई बच्चों ने C आंसर निकाला भी होगा। ठीक है, और मैं भी एक स्टैंडर्ड बुक से ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर सोल्व वगैरह का नाम नहीं लूंगा, तो वहां भी आंसर जो है वो C दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये C आंसर जो है IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये C आंसर इसका गलत है। ठीक है, ये C आंसर गलत क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपने लगाया है ना, ये फॉर्मूला ही इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। किस बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बताओगे कि किस बेसिस पे ये जो है फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नलायकों, यहाँ K भी बहुत छोटा है। ठीक है, मानते हैं K भी बहुत छोटा है, लेकिन K भी बहुत छोटा होने से जो KH बनेगा, KW/KA कितना बनेगा, KW/KB कितना बनेगा, 10⁻14 अपॉन 10⁻12 10⁻2 बनेगा। ठीक है, और मैंने बार बार बोला था कि अल्फा नेग्लेक्ट तब करना होता है जब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻4 या उससे छोटी हो। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे थे उस टाइम का, याद है मेरे को, ठीक है, जो ये क्वेश्चन करके आके बड़ा खुश थे कि सर हाँ सही कर रहा है, सही कर रहा है। ठीक है, लेकिन सही कैसे कर दिया, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये फॉर्मूला तो अप्लाई ही नहीं होगा, H+ बराबर √KH इंटू C, तो आप इस केस में लगा ही नहीं सकते। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि IIT वाले खास तौर पे ध्यान देंगे कि ये जो हम लोग H+ बराबर √KA इंटू C यूज करते हैं, और OH माइनस बराबर √KB इंटू C यूज करते हैं बेस या कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस में, तो ये फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी कितनी है, ठीक है, कब ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है ना जब अल्फा नेग्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, और वो आप डिसाइड करते हो KH से, KA से, KB से, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रही है तो आप हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से डिसाइड करोगे, और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इस केस में छोटा नहीं है, 10⁻⁻4 से छोटा नहीं है, तो आप यहाँ पे अल्फा को 1 के रिलेटिवली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बच्चों का इसी वजह से गलत हो गया था। यहाँ तक सब सही था, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन भी थी, और H+ बराबर √KH इंटू C भी लगाया था, लगता भी है, मैक्सिमम केस में लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगना था, और यही तो बच्चों को समझना था। हाँ, तो क्या लगना था, ठीक है, लगना ये था मेरे प्यारे बच्चों की अब आपको इसका प्रॉपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व करना था। ठीक है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके अल्फा निकालना था। ठीक है, कैसे, B+ + H2O इक्विलिब्रियम के नाम पे आपको देगा BOH+
H प्लस इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है C इंटू 1 माइनस एल्फा C अल्फा C अल्फा, ठीक है। इसका जो KH है बता ही चुके हैं 10 टू द पावर माइनस 2 है, और इसका KH अगर 10 टू द पावर माइनस 2 है, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर सारी वैल्यू को सही से रखा जाए तो ये C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बताएंगे C कितना है, C 0.1 है, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 1/10 बचेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 10 अल्फा स्क्वायर, वो 10 आप उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेना, 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, प्रॉपर इसको इधर मल्टीप्लाई करके फिर साइड में ले जाके, ठीक है, आप ये इक्वेशन बना लेंगे 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू जब निकालेंगे, मैंने लेक्चर नंबर 5 वगैरह में कहीं निकाला भी है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर वाले केस में। इसका जो अल्फा आएगा, इसका अल्फा कुछ 0.27 आएगा, ठीक है, इसका अल्फा जो आएगा वो 0.27 आएगा, ठीक। और अल्फा अगर 0.27 आ गया तो उस बेसिस पे आपका जो H प्लस है C अल्फा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा जरा सोच लो। C कितना था 0.1, अल्फा कितना है 0.27, ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है, आंसर आपका D होगा। जबकि बच्चे जो थे, बहुत सारे बच्चे जो है वो 2.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किए बैठे थे, ठीक है। जो बुक में जहां से क्वेश्चन दिया था वैसे मैंने पीछे उसका पन्ना पलट के आंसर चेक कर लिया गलती से, ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो देख रहा हूं कि उसने भी ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो ऑब्वियस बात है दोनों दिए हैं, तो मोर एक्यूरेट वाला जो है, जो प्रॉपर आंसर आना चाहिए वही आंसर लगाओगे, डी आंसर होगा इसका। हाँ बच्चों, ये लेक्चर नंबर 10 की शुरुआत में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और आपकी नॉलेज में रहने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब रखने वाले क्वेश्चन है, रहने चाहिए, ठीक। कई बार मैंने बोला था कि क्वेश्चन में एसिड का के वगैरह डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको के नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने जो पहला लेक्चर नंबर 10 में जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था, मैंने लिखा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ HA विद स्ट्रॉन्ग बेस इज 10 टू द पावर 9, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन में दिया था। तो इस क्वेश्चन में और बाद में बोला था फाइंड द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HA, तो उसकी मुझे पीएच निकालनी थी, ठीक है। पीएच तो निकालेंगे, लेकिन पीएच निकालने के लिए मुझे के भी चाहिए, और वो क्वेश्चन में जो के है वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करके आपको के निकालना है। अब बात ये है कि कैसे निकलेगा। HA एक्वस को आपने किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराया, मान लो NaOH से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो HA प्लस NaOH क्या देगा आपको, Na देगा प्लस वाटर देगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने दिया हुआ है, इसको एक रिवर्सिबल मानते हुए 10 टू द पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझो, पहले तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप इसको इस तरीके से लिख के करोगे तो आप एक बहुत भयंकर गड़बड़ कर दोगे। क्यों भयंकर गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, देखो मैंने बोला है कि कुछ ऐसे कैटायन एनायन होते हैं जो रिएक्शन में फालतू के पड़े रहते हैं, वो उस रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर इसको नेट आयनिक लेवल पे इस रिएक्शन को समझना हो ना, नेट आयनिक लेवल पे, तो HA तो वीक एसिड है, ठीक है, और वीक एसिड है तो इसको तो आप एज इट इज लिखोगे। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर में ये किस फॉर्म में है, Na प्लस और OH माइनस की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, ये जो Na है Na, ठीक है, ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, और सॉल्ट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये भी Na प्लस प्लस A माइनस है, ठीक है। अच्छा, वाटर को आप लोग वाटर फॉर्म में ही लिखोगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो आप देखोगे ना कि Na प्लस तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया था, वो तो इस रिएक्शन में लिखने लायक था ही नहीं। मैं कई बार बोल चुका हूँ एसिड बेस रिएक्शन में Na प्लस फालतू होता है, ठीक है। तो जब वो होता ही फालतू है, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन होता ही फालतू है, तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो रिएक्शन करवा रहे हो वो केवल OH माइनस के साथ करवा रहे हो, कैटायन तो फालतू पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब एक्चुअल रिएक्शन जो होनी चाहिए और जिसपे आपको इक्विलिब्रियम अप्लाई करना चाहिए वो ये होगा नेट आयनिक लेवल पे HA एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अगर डायरेक्ट आप इसी से शुरुआत कर देते, मेरी बात को याद रख के कि स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि उसका कैटायन फालतू है, रिएक्शन उसके बेसिक यानी OH माइनस पार्ट के साथ हो रही है, तो आप अगर वहीं से शुरुआत करते तो फिर ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। HA एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस बदले में आपको दे रहा है A माइनस, ठीक है, A माइनस दे रहा है प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है। इसका K इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 10 टू द पावर 9 दिया हुआ है, ठीक है।
अच्छा, अब एक बार इस रिएक्शन पे थोड़ी सी नजर डालोगे सही ढंग से, HA प्लस OH माइनस गिविंग A माइनस प्लस वाटर। तो इसको अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में देखोगे, A माइनस प्लस वाटर क्या दे रहा है, HA प्लस OH माइनस। तो रिवर्स रिएक्शन एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। और एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, मतलब मैं कुछ बच्चों के लिए लिख दे रहा हूं, A माइनस प्लस वाटर किस में जा रहा होता अगर मैं रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा होता, HA प्लस OH माइनस में। यही तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन एनायनिक हाइड्रोलिसिस है, जिसके के इक्विलिब्रियम को आप लोग KH बोलते हो, ठीक है। तो ये उसका रिवर्स रिएक्शन है एनायनिक हाइड्रोलिसिस का। तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इतनी तो केमिकल इक्विलिब्रियम सबको आती है, रिएक्शन रिवर्स कर दी जाती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स में चला जाता है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/KH है, ठीक है। और KH किसके बराबर होता है, KH बराबर होता है KW/KA के बराबर। तो वो चीज अगर यहां रखी जाए तो ये वैल्यू क्या है, KA/KW है, ठीक है। तो वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दिया हुआ है रिएक्शन का, तो वो क्या बना, KA/KW बना। और KA/KW, ठीक है, K को K रहने दो, हमें नहीं पता, KW तो पता है ना, 10⁻⁻14, और ये वैल्यू कितनी है, 10⁻9 + 9 है, ठीक है। तो इसका मतलब आप जब इस K की वैल्यू निकालने बैठोगे तो K की वैल्यू 10⁻⁻5 आ जाएगी। ये जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से 10⁻⁻5 आ गई। तो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में आपको इसका इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ था, इस पार्ट में आपको इसका KA छुपा के दिया हुआ था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन, जेई एडवांस वगैरह को काफी पसंद हैं, जहाँ पे KA वगैरह डायरेक्ट ना दे करके किसी और तरीके से छुपा के दिए जाए, ठीक है। तो इसका KA आया मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁻5। तो मुझे इस एसिड का KA मिल गया, ठीक है। कैसे मिल गया वो मैंने बता दिया है। ये रिएक्शन लिखने का मतलब है, एसिड HA की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन लिखने का मतलब है कि आप लिखोगे HA प्लस OH माइनस गिविंग A माइनस प्लस वाटर, ठीक है, ये लिखोगे। ये रिएक्शन एनायनिक हाइड्रोलिसिस का रिवर्स है, इसलिए इसका K इक्विलिब्रियम जो 10⁻9 दिया हुआ है वो 1/KH है। KH KW/K होता है, इसलिए 1/KH KA/KW हो गया। और यहां से मेरे पास KA जो आ रहा है 10⁻⁻5 आ रहा है। तो इस बेसिस पे इसका K मुझे मिल गया 10⁻⁻5, बहुत छोटा है, कंसेंट्रेशन ठीक ठाक है। तो ऐसे कंडीशन में आप H प्लस बराबर √KA × C डायरेक्ट लगा सकते हैं, 10⁻⁻5 × 0.1, ठीक है। ये 10⁻³ आएगा, pH जो है वो 3 आ जाएगा। तो इसका पहले इस पार्ट का आंसर हो गया 3rd, ठीक है। pH 3 हो गई, सॉरी B आंसर हो गया, pH 3 हो गई, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और था, उसको और जल्दी से डिस्कस कर दे रहा हूं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां भी आपको KA वगैरह डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट NaA, ठीक है, सॉल्ट NaA, ठीक है, उसका रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसकी रिएक्शन है, ठीक है, जिसका Ka आपको दिया हुआ है 10⁵, ठीक। अब इस फॉर्म में Ka कैसे छुपा हुआ है, अगर ये मिल जाएगा तो pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HA तो ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है। Ka कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को बार बार मैंने बोला है, सॉल्ट NaA लेते हो तो उसमें सोडियम फालतू होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो HCl है तो उसका क्लोराइड फालतू होता है, बहुत बार बोल चुका हूं। तो एक्चुअली ये रिएक्शन जो हो रही है नेट आयनिक लेवल पे वो A- के बीच में और स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ के बीच में हो रही है। और वीक एसिड के एनायन को अगर H+ मिलेगा तो उसको लेके वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। इसकी नेट आयनिक लेवल में आपको Na और Cl दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अभी लास्ट में समझाया हूं, दोबारा समझा दे रहा हूं। अगर आपने रिएक्शन Na, ठीक है, Na एक्वस प्लस HCl एक्वस लिखी हुई होती, बदले में आपने यहाँ पे HA, यही होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन, वीक एसिड के एनायन को सोल्ट से रिप्लेस करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H+ वीक एसिड के एनायन को दे देता है, HA बनता और साथ में NaCl बनता। अब वही चीज है, Na एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर में Na+ और A- की फॉर्म में, HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो H+ और Cl- की फॉर्म में, HA एक वीक एसिड है तो आपको इसे HA ही लिखना होगा, जो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा उसको जबरदस्ती थोड़ा ना तोड़ के लिखोगे। लेक्चर 1 में ये सारे पॉइंट क्लियर किए हुए हैं। Na+ लिखोगे, Cl- लिखोगे, ये स्ट्रॉन्ग है तो Na+ Cl- तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया ना, जो कैंसिल हो गया वो इस आयनिक रिएक्शन का, नेट आयनिक लेवल पे इस रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है। आपके पास A- बचेगा, H+ बचेगा, HA बचेगा। जो अच्छा बच्चा है वो यहीं से शुरुआत करेगा, ठीक है। बाकी मैंने कुछ बच्चों के लिए ये बता दिया कि हम यहाँ से क्यों शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो K इक्विलिब्रियम है,
ठीक है, वो हमें दिया हुआ है। क्या ये के इक्विलिब्रियम कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखूं तो रिवर्स डायरेक्शन में एक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, एच ए आयनाइज होकर H प्लस प्लस ए माइनस दे रहा है, ठीक है, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या किससे रिप्रेजेंट करते हो? एच ए इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस ए माइनस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लोग क्या बोलते हो? के बोलते हो। ये उसकी रिवर्स रिएक्शन है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया? 1/k। क्वेश्चन में कितना दिया? 10⁵ दिया है। के ए कितना हो गया? 10⁻⁻⁵, ठीक है, के 10⁻⁻⁵ हो गया। मुझे वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं कर करके खेलना था आपके साथ। वैल्यू भले ही आंसर दोनों तीनों चारों क्वेश्चन का सेम आ जाए, मुझे उससे मतलब नहीं था। मुझे मतलब था तो बस ये कि आप लोग अप्रोच क्या दे रहे हो। इसका के 10⁻⁻⁵। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब तो आपका क्वेश्चन है कि आपको 0.1 मोलर HA सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। तो 0.1 मोलर HA सॉल्यूशन का पीएच निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस एसिड के सॉल्यूशन में क्या होता है? √k × C। एक बार सोचना जरूर चाहिए कि लगेगा या नहीं लगेगा। के ए बहुत छोटा है, कंसेंट्रेशन ठीक ठाक है, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया है। तो 10⁻⁻⁵ इंटू 0.1 और उसका अंडरूट 10⁻³ आएगा। पीएच जो है वो इसकी भी 3 आ गई, ठीक है, आ गई तो आ गई, उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर लेंगे, जहां के भी डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट दिया होगा। आपको बस रिएक्शन को सही से लिखना होगा। सही से लिखने का मतलब ये है कि आप अगर रिएक्शन को ऐसे लिख करके फिर आप इसका के इक्विलिब्रियम के भी ढूंढते रहोगे तो रह ही जाओगे, कर ही नहीं पाओगे। नेट आयनिक लेवल पे लिख के करोगे तो साफ साफ दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए रिएक्शन को नेट आयनिक लेवल पे लिखना जरूरी है, और उसके लिए आपको लेक्चर 1 को समझना जरूरी है, ठीक है। चलो अब बाकी बात करते हैं अपने अगले लेक्चर में। जो है मैं बफर लेके आता हूँ, बफर से पढ़ाऊंगा मैं आपको।